नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वसीम खान, जो नागपुर गांधी बाग प्रभाग 19 से है, जो नागपुर यूथ कांग्रेस कमेटी के सदस्य है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ तत्काल न्यूज में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे शुरुआत की आपने सोशल वर्कर की? सोशल वर्क तो मैं कॉलेज डे से करता हूँ। जाने कोई भी चीज़ रही, जैसे मेवा हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट को ब्लड लग रहा है, ये मैं तो 2013-14 से सोशल वर्क करता था। फिर 2017 में मैंने इलेक्शन लड़ा एनएमसी का, MIM से लड़ा, मैंने अपक्ष लड़ा। दयाशंकर तिवारी जी बीजेपी से थे, उनके खिलाफ लड़ा, 3rd प्लेस पे आया, कुछ 2500-2700 वोट्स लिया था। वहाँ से मैंने पॉलिटिकल में ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ और सोशल एक्टिविटी मेरी कंटिन्यू चालू ही रही। फिर 2017 में मैं एंडिंग में कांग्रेस में गया। 18 में यूथ कांग्रेस से मैंने इलेक्शन लड़ा और यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट में एज अभी भी नागपुर का हूँ, इलेक्टेड होकर आया। और उसी के नीचे मेरी एक्टिविटी चालू रहती है। ये रुचि कहाँ से आई आपको? आपके फैमिली में कोई ऐसा था या फिर? फैमिली में है, लेकिन सोशल एक्टिविटी तो अंदर से रहती है। वो फैमिली में रहे ना रहे, मेरे चाचा स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रह चुके हैं नागपुर के, मेरे पापा चीफ फायर ऑफिसर रह चुके हैं नागपुर के। लेकिन सोशल एक्टिविटी तो मुझे अंदर से ही थी। स्कूल टाइम से बोलो, कॉलेज डेज से बोलो, उसके लिए कैसा आया वैसा आया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको हेल्प लग रही है उसके लिए चले जाओ। सोशल एक्टिविटी तो मैं आज भी करता रहता हूँ। इतने मेरे पॉलिटिकल प्रोग्राम भी होते रहते हैं, उससे ज़्यादा मेरे सोशल एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम चलते रहते हैं। सोशल एक्टिविटी करते करते कभी आपको किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हाँ, दिक्कतों का सामना मीन्स ऐसा है, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। जैसे कुछ दिन पहले एक बच्चे का ऑपरेशन था, किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन था, जिसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। मैंने मेडिकल में हुआ, उसका मेडिकल अपना सुपर में है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट का, उसका तो अरेंजमेंट हो गया था। लेकिन मेरे पास वो लोग आए तो फिर भी 80,000 1 लाख समथिंग की हेल्प चाहिए थी। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में और उनसे इजाज़त लेकर मैंने ऐसा मैसेज चलाया, तो मेरे पास ऐसे उनका बहुत कंट्रीब्यूट हुआ, तो फिर मैंने उनकी हेल्प की। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है कभी कभी, लेकिन है, चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और पुलिस स्टेशन में आती है, जैसे बहुत से बार ऐसा होता है, तो उसमें फिर हमारे जो लीडर्स हैं, विकास ठाकरे ये और नागपुर के प्रेसिडेंट है और बंटी भाई है, ये सब हम लोगों की हेल्प करते हैं। कितने लोगों की टीम है आपकी? टीम तो ऐसी है कि बस चल रहे हैं, 30-40 जन है। फिर सीनियर भी है कांग्रेस के, यंग लड़के भी है, 40-50 ज़्यादा जमा करने बैठे ऐसा टीम तो 100 जन की टीम जमा कर सकते हैं। जैसे कि आप 2017 से 18, 19 अभी 21 आ चुका है, तो समाज के लिए ऐसा क्या कर गुजरने की आपकी इच्छा है? क्या करना चाहते हो आप समाज के लिए? समाज के लिए करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। अभी तो मेरी शुरुआत है, बोलेंगे तो अभी मेरा 22 में ऐसा NMC का इलेक्शन है, तो उसकी तैयारी है मेरी। तो पहले तो मैं चाहूँगा मेरे एरिया में क्या चेंजेस आए। जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने एक मेयर, जो दयाशंकर तिवारी जी जब मेयर बने थे, तो सबसे ज़्यादा कचरे की समस्या थी हमारे एरिया में। तो हम लोगों ने अपने हाथ से कचरा साफ किया और एक महापौर को चैलेंज किया। तो महापौर ने चैलेंज एक्सेप्ट भी किया और आज जो कचरे की प्रॉब्लम नहीं है। जो काम उन्होंने किया मैं बता रहा हूँ, आज कचरे की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो बेसिक चीज़ें, पहले तो वहाँ चेंजेस आए, वैसे तो अपने एरिया से हाँ, अपना एनवायरनमेंट चेंज हुए तो फिर धीरे धीरे पूरे चेंजेस आएंगे। अब आते हैं कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के जो रेट है, जिसको आम जनता से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? तो सबसे अहम चीज़ है अभी, सबसे बेसिक चीज़, जो लॉकडाउन के दौर से हिंदुस्तान की आम जनता गुजरी, उसके बाद इतनी महंगाई, तो ये क्या है, जैसे यार डीजल 90 हो गया, पेट्रोल 100 है, घरेलू गैस सिलेंडर के रेट 900-1000 छू रहे हैं। तो ये सब करके गवर्नमेंट सीधा सीधा टैक्स कमाना चाहती है, महंगाई लाकर। ये डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है। यानी आज गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि महंगाई कैसी बढ़ाए। लॉकडाउन का
लॉकडाउन जाने मोदी सरकार के 3 ऐतिहासिक फैसले, सबसे घटिया फैसले जो बोलेंगे, एक तो डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, दूसरा जीएसटी, तीसरा लॉकडाउन। नोटबंदी से यानी एक ही रात में फैसला कर रहे हो कि आप जो नोट है वो कागज हो गए। कई 150 लोगों की मौत हुई उस दौर में, कई लोग व्यापार खत्म हो गए, छोटे व्यापार स्मॉल इंडस्ट्री खत्म हो गई, गरीब और गरीब हो गया। जीएसटी लाए, ये भी आधी रात का फैसला था। जीएसटी लाए थे कि ऊपर जाए, जीडीपी रेट ऊपर जाए, उसमें और घटिया और नीचे चले गए, यानी अर्थव्यवस्था और नीचे चलेगी बजाय ऊपर जाने के। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन का फैसला अचानक से फैसला दे दिया लॉकडाउन का। लाखों हजारों लोग माइग्रेंट पैदल चलकर आ रहे, ऐसा घटिया जाने व्यवहार, ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या। कितने लोगों ने अनएम्प्लॉय हो गए, कितनों के काम धंधे गए, कितने लोग पैदल आए, जाने 1200 किलोमीटर एक 15-16 साल की लड़की अपने पिताजी को लेकर आ रही है साइकिल। एक प्रेग्नेंट लेडीज पैदल चलते हुए आ रही है, 200 किलोमीटर बीच पे उसने बर्थ दी अपने बच्चे को। तो ये क्या है, उसमें कई सैकड़ों की जान गई। ये सब चीज क्या है? सीधा सीधा असर सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही झेलना पड़ा। सीधा सीधा ये जो सरकार है, ये हम दो हमारे दो वाली सरकार है। यानी हम दो हो गए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हमारे दो हो गए अडानी अंबानी। जो ये दोनों को फायदा होगा उसी के लिए सरकार हर चीज करती है। अभी महंगाई करते जा रही है। आज आप ऑल ओवर वर्ल्ड देखोगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर सरकार, हर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, वो अपने जनता को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड ही ये दौर से गुजरा है ना। अपने यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। वही तो महंगाई कर कर क्या जताना क्या चाहती है? ये सीधे सीधे तानाशाह सरकार है, ये तानाशाही कर रही है, ये अन्य सब कुछ का कुछ रेट बढ़ा रही है। तो इससे वही है, गरीब और गरीब होते जाएगा, और ये जो दो है जिनके लिए ये फैसले आते हैं, बिल आते हैं, उनका फायदा होते जाएगा। बीजेपी सरकार जब से आई है तब से हमको भी ये देखने को मिला है कि जो कोई फैसला होता है वो आधी रात को ही होता है। तो बीजेपी सरकार के फैसले आधी रात के ही है। ये सरकार पूछती है कांग्रेस से कि 60 साल का हिसाब दो। तो 60 साल पहले हिंदुस्तान क्या था जब आजादी हुई थी, और अभी 60 साल बाद क्या था? आप खुद उठाकर देख लीजिए। आज हिंदुस्तान जब मिलिट्री थी, कुछ कितनी मिलिट्री थी, राजाशाही राज था उस दौर में, राजा और रजवाड़ों का राज था। यानी किस व्यवस्था से गुजर रहा था। आज स्कूलें आई, टीवी आई। इंदिरा गांधी जी के दौर में सिक्किम को इंदिरा गांधी जी ने अपने हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया। नेहरू जी के दौर में नेहरू जी ने गोवा को पुर्तगाल से हिंदुस्तान का हिस्सा बताया। तो ये सब 60 साल में आप क्या क्या देखोगे। यानी कंप्यूटर्स थे, राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर्स लाया, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया। आज ये सरकार क्या कर रही है? आज 2014 से आज ये सरकार है, तो ये सरकार ने क्या करी ये बताइए। 60 साल का मांगती हिसाब मैं पूछता हूँ, ये सरकार ने क्या करी? महंगाई लाई, अनएम्प्लॉयमेंट लाई। ये सरकार ने तो ऐसी चीजें लाई है जो कभी सुने नहीं थे, कभी सोचे नहीं थे। ये सरकार में ऐसी चीजें, नोटबंदी तो हमने कभी नहीं सोचे थे होंगी, अचानक हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं सोचे थे। नई नई चीजें आई है, मॉब लिंचिंग आती है, अचानक से भीड़ आकर मार दे रही है। ये हमने कभी नहीं देखे थे कि ऐसा भी हिंदुस्तान में हो सकता है कि खाने की चीज के लिए इंसानों को मार दे रहे। ठीक है, उस पर क्या हुआ? फिर जो चीज पे फैसले नहीं आने चाहिए उस पर फैसला आ रहे। चलो ठीक है, राम मंदिर और वो मस्जिद का जो फैसला था, बाबरी मस्जिद का, वो उसको आप इतने ऊपर क्यों लेकर जा रहे हो इलेक्शंस के टाइम? हाँ। अब इलेक्शंस के टाइम वो मुद्दे ला लेते हो। चलो अब तो वो खत्म हो गया ना, अब तो ध्यान दो जनता पे। तो अब आपने बेरोजगारी हो गई, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब आपने नया मुद्दा ला लिए। ऐसे आप बस ये जो डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाह है। 1936 में ऐसी जर्मनी में हिटलर था, चुनकर आया था, उसने तानाशाह करा था। और अभी और कितने चीजें से अपने को झेलना है, लेकिन हम तो अपोजिशन है, हम तो अपनी आवाज उठाएंगे। कितना भी जुल्म हो, कुछ भी हो, हम तो आम नागरिक के साथ है, और हम वो चीज होने नहीं देंगे, तानाशाही होने नहीं देंगे। आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करोगे?
हमारी तरफ से हर मुद्दे पे हम हर मुद्दा उठाते हैं सरकार के युवकों खिलाफ। के लिए जो रोजगारों के लिए तरस रही है। अरे रोजगारों के लिए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी कि हम करेंगे बताइए। अब ये आपने कुछ एक्शन लेना चाहिए ना। क्यों नहीं लेना चाहिए, हम तो ले रहे हैं ना। 2 करोड़ हर साल एम्प्लॉयमेंट देने का वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने। क्या हुआ? अभी सेंट्रल में कौन है? वो ही है ना। तो अभी तो हमारी सरकार स्टेट गवर्नमेंट में आई है, जो 3 मिलकर एक सरकार बनी है हमारी शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की। तो अभी वो सरकार आते से कोविड आ गया है ना। मंत्री बने नहीं तो उनको जिम्मेदारी मिली नहीं, तो 6 मंथ तो अभी अपने इसमें गुजर गए। अभी फिर वापस से सेकंड फेज आ गया कोविड का, फिर वही लॉकडाउन वाली परिस्थिति आ गई है। लेकिन कर रही है फिर भी सरकार के अच्छे फैसले हैं। आप देख सकते हैं इतने दिनों में जो भी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट गुजरी, और ये गवर्नमेंट इतने दिन में बहुत अच्छे फैसले लिए। शनिवार और रविवार को जो लॉकडाउन अचानक लगाने का फैसला किया, उसके पीछे तो कोई रीजन नहीं दिख रहा है, ना ही आम जनता उसका पालन कर रही है। नहीं, नागपुर में जो ये लिया है सैटरडे संडे को जो क्लोज किया है, ये कोई काम का नहीं। कोई मुझे तो नहीं लग रहा कि आप 2 वीक्स हो गए हैं, वो कल का आप देखिए 1300 थे। क्या कम हो रहे? आप है ना जो स्ट्रीट हॉकर्स है, जो बेचारे सिर्फ सैटरडे संडे काम करते हैं, पहले तो अतिक्रमण कर उनके पीछे लग गए। अब जो सैटरडे संडे स्ट्रीट हॉकर्स का जिसका घर ही वो 2 दिन से चलता है, वो क्या करेगा? आप सैटरडे संडे क्लोज कर दे रहे हो, और आप दारू की दुकानें और वो सब चालू रख रहे हो। यानी मेहनत करने वाला जो बेचारा एक हॉकर है, जो स्ट्रीट पे फुटपाथ पे काम कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। या एनएमसी में भी बीजेपी की सरकार है, महापौर बीजेपी। दारू की दुकानों पर तो बंदी लगानी चाहिए ना, जब सारी चीजों पे बंदी लग रही है। वही तो, दारू की दुकानों पे बंदी नहीं की एक दिन, फिर एक दिन कलेक्टर ने अपना चेंज किए और होम डिलीवरी किए वो दारू की दुकान। वो भी एनएमसी से तो दारू की दुकान पे बंदी नहीं हुई थी। जाने आप दारू पीने वालों को इतनी तरजीह दे रहे हो, जो दारू पीते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार है इनकी नजर में। आते हैं किसानों के मुद्दे पर, जो 100 दिनों से भी ज्यादा हो चुके हैं, जो बॉर्डर्स पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। जो बीजेपी सरकार ने 3 नए कृषि कानून, काले कानून जो लाए हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये सरासर काले कानून है। आज 100 दिन हो गए, आज कितने लोगों ने जान दे दी है, कितने लोगों की जान चले गई है। यानी सरासर ये मंडी खत्म करने का। अब मैं खुद एक एजेंट हूँ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का, मैं खुद दलाल हूँ। ये मंडी से जाने पूरा किसान का रोल, ठीक है, एजेंट का रोल, ये सब खत्म कर दे रहे हैं। ये अडानी अंबानी की कंपनीज है जो डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे और अपने भाव में खरीदेंगे, वो अपना रेट देंगी। अब हम लोगों का ऐसा रहता है, किसान माल देता है, हम उनके सामने उनके रेट में बेचते हैं, रेट उनके सामने रहता है, हमारा 1% कटता है उसमें से दलाली, ब्रोकरशिप, और पूरा किसान को जाता है पैसा। अभी तो ये सब बीच का सीन ही खत्म हो गया ना। अभी किसान को मंडी आना ही नहीं है, अब वो किसान की जगह पे जाकर किसान से खरीद डालेंगे पूरा और अपने रेट में बेचेंगे। तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? इसमें किसान का रोल क्या है? जो अन्नदाता है, किसान बोले तो अन्नदाता है। आज हिंदुस्तान में अनाज कहाँ से आ रहा है? किसानों की। तो सरकार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार तानाशाह सरकार है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसान के साथ हमारी सरकार, हमारे जो सरकार जो जाति कर रही है, तो किसान के विरोध में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और भी जितने लोग हैं, जितने बैठे हैं, वो डटे हुए रहेंगे, और हम खुद किसानों के साथ डटे हुए रहेंगे। कैसा ये जो मोदी सरकार है ना, ये नरेंद्र मोदी जी का आपको बैकग्राउंड पता है, कैसा खेल कर आए, कितनों की लाशों और कितनों की जानों के साथ खेल कर आए। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मरे। उनने एक दिन ट्वीट करे किसान के बारे में, बोलते एक फोन की दूरी है, तो आप क्यों नहीं फोन कर सकते हो, आप क्यों नहीं मिल सकते हो? एक न्यूज एंकर के लिए आप इतना बड़ा प्रोपोगंडा कर सकते हो? एक न्यूज एंकर के लिए जो सिर्फ बीजेपी के लिए भोगता है कुत्ते जैसा, उसके लिए आप इतना बड़ा प्रोपोगंडा कर सकते हो? आज इतने सैकड़ों क्या लाखों किसान बैठे हुए आज बॉर्डर पे, आज 100 दिन से ज्यादा हो गया, उनकी आपको फिक्र नहीं। कैसा है, देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिलेगी,
देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिलेंगी, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल का पता ना लगेगा। तो कातिल कौन है? जो इतने मर रहे हैं, जो लॉकडाउन में इतनी जाने गई, जो माइग्रेंट्स इतने पैदल चल कर गए इतनी जाने गई। आज क्राइम रेट बढ़ेगा, महंगाई से क्या होगा बताइए? आज जो छोटे लेवल के जितने कारोबार है, बिजनेस है, सब खत्म हो गए। हजारों युवा, लाखों युवा आज अनएम्प्लॉयड है। तो इससे क्या होगा? इससे क्राइम रेट बढ़ेगा ना, चोरियां बढ़ेंगी, डकैती बढ़ेगी। 5,000 के लिए कोई भी किसी की जान ले लेगा। तो और ये ऐसा हो भी सबका था। कातिल कौन है? ये सबका कातिल कौन है? तो इस शहर में कातिल का पता ना लगेगा। इसका कातिल यही है, नरेंद्र मोदी है, सीधे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और कौन है? तो आप बीजेपी सरकार से आपकी कुछ मांगे हैं, आप उन तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हो हमारे उन न्यूज़ तक चैनल मैसेज हमारा ये है कि आप एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट पे काम कीजिए। और जो ये महंगाई है, यानी कांग्रेस के राज में जो पेट्रोल के रेट थे, आज उसका देखिए ना आप अंतर देखिए। नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने बोले थे कि मनमोहन सिंह जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे रेट बढ़ रहे हैं। तो आज आपकी नरेंद्र मोदी जी की रेट का एज 100 चले गई है, जो रेट 100 चले गए। तो आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने इनको बोला था कि नोटबंदी का फैसला ना लें, इससे जीडीपी आपका जीडी रेट गिर जाएगा इंडिया का। वही हुआ, इन्हें नहीं माना बात और वही किया। तो हमारी यही अपील है कि अनएम्प्लॉयड जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, उन पे ज्यादा ध्यान दे, उनसे पकौड़े ना बिकवाए। क्योंकि आप खुद एम्प्लॉयड नहीं है, तो आप खुद एजुकेटेड नहीं हो। हाँ, तो आप एजुकेटेड लोगों की हंसी उड़ा रहे हो कि पकौड़ा बेचना है एम्प्लॉय। तो आप ये सब ना करें और बेरोजगारों पे ध्यान दें, महंगाई कम करें, युवाओं पे ज्यादा ध्यान दें। और ये जो रिलीजियस मुद्दे इतने लेवल पे चले जाते हो, आज बताइए मुझे, कोरोना का सिर्फ नागपुर में, महाराष्ट्र में है। आज वेस्ट बंगाल में कल रैली किया नरेंद्र मोदी जी ने, 10 लाख लोग थे बोलते, तब कोरोना नहीं तब कोरोना नहीं है। आज इलेक्शंस हुए, तब कोरोना नहीं था। तो ये सिर्फ क्या है? ये सब चीजों का कैसे आप अपोजिशन से भी पूछिए, अपोजिशन के साथ बैठो और सबके फैसले मानकर एक डिसीजन लो। नहीं तो आप तो ये जो हिटलर चाहिए आपकी, आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा जनता क्या करेंगे आपके साथ। जैसे कि आपने देखा कि वसीम सर ने आम जनता की ओर से अपने बहुत सारे क्वेश्चंस सरकार तक पहुंचाने की मांग की है, जैसे कि महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, बढ़ते हुए हर एक चीज के ऊपर जो कीमतें बढ़ती आ रही है उसको लेकर वसीम सर ने हर एक बात सरकार तक पहुंचने की मांग की है। तो इनके लिए आपका थैंक यू बोलती हूँ कि आप हमारे चैनल पे आए और थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, तत्काल न्यूज़ में आप मुझे इनवाइट किया इतने अहम मुद्दों पर डिस्कशन करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।